हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो हमने वीडियो डाले हैं वो आपने देखे होंगे। वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर था उसकी थ्योरी के जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुका हूँ। वो अकबर सर की आईडी पे डले हुए हैं, उनको मैं इस पे डलवा दूंगा, है ना। आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए, या उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो व्हाट्सएप पर या मुझे फ़ोन करके बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो जो भी उसमें आपकी क्यूरी है वो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आज का जो न्यूमेरिकल वाला फिजिक्स का जो वीडियो था तो उसमें कल हमने आपको 26 नंबर तक के सवाल लगा दिए थे, 26। आज हम लोग 27वें नंबर का सवाल लगाने जा रहे हैं, 27। ध्यान देना जरा, 27। इसमें ये कह रहे हैं अपन से 3 गुणा 10 की घात -8। व्हाट्सएप पर आपके पास न्यूमेरिकल की फोटो है, उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप देखें, उनमें से ही मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं। मैंने बुक की फोटो लेके आपको व्हाट्सएप की हुई थी, है ना। 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के एक स्थिर वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश का मान कितना दिया? आवेश का मान दिया 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के आवेश को, है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, और हम आवेश को एक बिंदु से भैया दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने में कितना कार्य करना पड़ा? W बराबर कार्य करना पड़ा भैया हमें 3.24 गुणा 10 की घात -4 जूल, इतने जूल कार्य करना पड़ा। क्लियर है? इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। दूरी को हम लोग लिख रहे हैं D से, और D का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के मान की गणना कीजिए, वैद्युत क्षेत्र के मान की गणना कीजिए। बात क्लियर हुई आपको? ध्यान देना भैया, एक आवेश है, उसको हम इस वाले बिंदु से इस बिंदु तक ले जा रहे हैं। आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य दिया है। तो आप बताओ, हम लोग इन दो बिंदुओं के बीच की क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर की गणना कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर V बराबर होगा W इंटू Q। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है? नहीं, विभवांतर का सूत्र होता है W अपॉन में Q। दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर डेल्टा V बराबर सूत्र होता है डेल्टा W अपॉन में Q। हमारे पास W का मान है 3.24 गुणा 10 की घात -4। हमारे पास Q का मान है 3 गुणा 10 की घात -8, है ना। तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा, अपन को 3.24 में बेटा भाग देना है 3 से, 1.08 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा -8 प्लस के 8 हो जाएंगे, तो -4 घटा दो, प्लस का 4 आएगा। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट।
अब हमने पहले इन दो बिंदुओं के बीच का क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया। अब विभवांतर के बाद अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने एक सूत्र पढ़ा है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चूंकि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र होता है V/d। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है E बराबर V/d, या इसी को अपन डेल्टा V/d भी लिख सकते हैं। तो तब विभवांतर कितना है 1.08 गुणा 10⁴, तो ये विभवांतर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 मीटर। बताओ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 1.08 में भाग दे रहे 0.12 से, ये आ रही है 9 गुणा 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, 9 गुणा 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। ये बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। क्लियर हुआ आपको न्यूमेरिकल? ठीक, आगे देखो। अगला जो न्यूमेरिकल है 28वें नंबर का, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुणा 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने से 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। देखो बेटा, ये जो अपना न्यूमेरिकल है इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दिया, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 2 गुणा 10⁷ मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 1.6 गुणा 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर, देखो सपोज करो कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर हो गई है, नीचे की ओर हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि v वेग से क्या है, गतिमान है। और ध्यान से देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे है, लंबवत है। अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलता है, यानी कि ये है x। ऐसा जाएगा इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो क्षैतिज दिशा में उसने कितनी दूरी चली, x बराबर दूरी चली है भैया 10 सेंटीमीटर। कितनी चली है, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता है। भैया ये ऊपर की ओर देखो विचलित हो गया, ऊपर की ओर क्या हो गया, विचलित हो गया। ऊपर की ओर इसका जो विस्थापन है y बराबर दिया हुआ है 3.4 मिमी। ऊपर की ओर क्या हो गया, विचलित हो गया। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के मान की हमें गणना करना है।
आपको पता होना चाहिए विशिष्ट आवेश क्या कहलाता है। विशिष्ट आवेश कहलाता है बेटा E/m बराबर क्वेश्चन मार्क। विशिष्ट आवेश क्या कहलाता है? E/m बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ। अपन लोगों ने सिद्ध किया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ परवलयाकार होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। उसकी अपन ने इक्वेशन निकाली थी, याद है क्या आपको? सूत्र आया था उसका y बराबर Q इंटू E अपॉन में 2mv² इंटू में x²। ये सूत्र आया था y बराबर QE अपॉन में 2mv² अपॉन इंटू में x²। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ परवलयाकार होता है। उसके लिए हमने ये इक्वेशन सिद्ध की थी। हमने आपको बताया था कि एक चर पे है 1 की घात, एक चर पे है 2 की घात, है ना। ये परवलय समीकरण के तुल्य है। इसके आधार पर अपन ने कहा था कि आवेशित कण की गति का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इसमें y क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में किया गया विस्थापन। q क्या है? कण का आवेश। हमारा कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? वेग। और x क्या है? क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। तो हमें चाहिए भैया E/m का मान। तो आप Q/m का मान निकालो पहले। अगर अपन इक्वेशन बनाए Q/m की, तो Q/m को लेना है तो इनको 3 गुणा करो, तो 2v² इंटू y अपॉन में E इंटू x²। ये इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर गया, v² ऊपर गया, E और x² कहाँ गया? नीचे आ गया। अब अपन वैल्यू रख रहे हैं भैया। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश है E अपॉन में m बराबर 2 अपनी जगह ठीक है। v का मान बोलो 2 गुणा 10 की घात 7 इसका होल स्क्वायर इंटू में y का मान बोलो 3.4 मिमी में लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 3.4 गुणा 10 की घात -3 है ना। मिमी से मीटर में जाओगे तो माइनस की क्या हो जाएगी? 3 अपॉन में E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.6 गुणा 10 की घात 3 दिया हुआ है ना। और x की मान कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलें तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1। तो अपन E/m का मान निकालें। ध्यान दो यार, 2 इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू में होगा 3.4। ये आपका ऊपर की जो कैलकुलेशन है वो आ रही है 27.2 गुणा 10 की घात 7 का वर्ग करेंगे तो 14 हो जाएगा, है ना। और ये 10 की घात 3 भी है यहाँ, तो 14 में से 3 घट जाएंगी क्योंकि प्लस की हो जाएंगी। घातों का क्या होता है? गुणा। सॉरी, वर्ग नहीं, घातों का क्या होगा? गुणा। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। और 14 में से 3 घट जाएंगे, 14 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 11, है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एक घात कम कर दे रहे हैं यहाँ से, तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन को भाग देना है 1.6 से। भाग देंगे अपन 17 है आ रहा, 17 गुणा 10 की घात, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो घट जाएगी, तो 10 की घात कितना बचेगा? 9। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति किलोग्राम। सॉरी, m है द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति किलोग्राम। बोलो क्लियर है? एक घात कहीं से गड़बड़ हुई अपनी। क्लियर हुआ आपको ये? ये देखो यार, इसका वर्ग करना था x², इसका वर्ग करना था अपन। इसका अगर अपन वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की घात 3, तो ये है ही। इसका वर्ग करोगे तो 0.01 हो जाएगा। तो 2 घातें कम होंगी तो नीचे 1 घात बचेगी, है ना। दोबारा देखो इसको, तो एक सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये तो आएगा आपका 27.2 गुणा 10 की घात 11, तो ये है ही। नीचे 2 घातें ये कम हो जाएंगी, ये क्या बचेगा? 1.6 गुणा 10 बचेगा केवल। इससे आप भाग दोगे, E अपॉन m बराबर ये आएगा 1.7 गुणा 10 की घात 11। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति किलोग्राम। बोलो क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखें। क्लियर हुआ? एक बात पे जरा ध्यान दो बेटा, जिन लोगों को भी न्यूमेरिकल्स में अगर दिक्कत होती है तो सबसे मेन प्रॉब्लम है बेटा फॉर्मूले की। अगर अपन लोग फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो न्यूमेरिकल अपने अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्लियर है ना? जैसे ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा यूज नहीं होता, इसलिए नॉर्मली ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको पहले एक पेज पर साइड में लिख लो। और फॉर्मूलों में एक विशेष बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज क्या है, इस पर अपन को विशेष ध्यान रखना है ना। उसको आप लिख लीजिए और फिर आपके न्यूमेरिकल इजीली लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 29वें नंबर का सवाल, मैंने आपको करवा दिया था, है ना। अब जो है अपन लोग कर रहे हैं 32वें नंबर का सवाल। कौन से नंबर का? या 31वें नंबर का सवाल देखो पहले, 31। इस सवाल में वो कह रहे हैं अपन से, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। भैया, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर क्या होता है? वैद्युत बल काम करता है। क्लियर? देखो, अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन का भार बताओ, इलेक्ट्रॉन का भार, भैया किसी भी वस्तु का भार हो mg के बराबर होगा। दूसरी चीज, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल बताओ, तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई, वैद्युत बल का सूत्र। अगर हम आपसे इलेक्ट्रॉन का भार पूछें तो m इंटू जी कहलाएगा। अगर हम आपसे वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल पूछें तो F बराबर Q इंटू ई होगा। प्रश्नानुसार हमें पता है कि वैद्युत बल का मान काय के बराबर है? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। तो Q इंटू ई का जो मान है वो m इंटू जी के क्या है? बराबर है। तब
चाहिए क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होगा m इंटू जी अपॉन में Q। क्या सूत्र होगा, m इंटू जी अपॉन में Q। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हो जाएगी 10 या 9.8 ले लो। Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अगर आप यहाँ G की वैल्यू 9.8 रखना चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो हम लिख दे रहे हैं 9.8। चलो कैलकुलेट करो। 9.1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9.8 से, 9.8 से ये आ रहा है ऊपर 89.18 इंटू 10⁻31। नीचे क्या है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, 89 में अपन को डिवाइड करना है 1.6 से, तो ये आ रहा है 55.73 गुणा 10⁻। भैया माइनस की 31 है और नीचे माइनस की 19 है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। 31 में से 19 को हटा दो, 31 में से 19 को हटा रहा 12 बचेंगी, 10⁻−12। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या तो आप न्यूटन प्रति कूलाम लिखो, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो। जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 32वें नंबर का सवाल देखो, 32 में 32। बत्तीसवें नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है 4.8 गुणा 10⁻−12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 गुणा 10⁻−16 कूलाम का आवेश है। ठीक है, ध्यान देना जरा। चार 4.8 गुणा 10⁻−12 किलोग्राम द्रव्यमान के कण पर, कण का द्रव्यमान कितना दिया, m बराबर 4.8 गुणा 10⁻⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान का कण दिया, उस पर इतने कूलाम का आवेश है। आवेश Q बराबर कितना है, 2.4 गुणा 10⁻−16 कूलाम का क्या है, आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच में विराम अवस्था में लटका हुआ है। देखो भैया ये है आवेशित प्लेट है, एक को कह दो धनावेशित, एक को कह दो ऋणावेशित। तो आप ही बताओ, अगर दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन से ऋण की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट की ओर, क्योंकि आपने ऊपर वाली प्लेट को धनावेशित माना है। अब इन प्लेटों के बीच में एक कण, एक आवेशित कण है, आवेशित कण वो स्वतंत्रता पूर्वक स्थिर अवस्था में लटका है। समझ रहे ना बात को। तो ऐसा हो कैसे सकता है, देखो हमारे कण का जो भार होगा m × g वो नीचे की ओर करेगा,
कार्य करेगा और कण अपने भार के कारण नीचे की ओर गिरने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हमारे कण पर इतना ही वैद्युत बल ऊपर की ओर कार्य करे, लेकिन हमारे कण पर इतना ही वैद्युत बल कहां की ओर कार्य करे, ऊपर की ओर, F बराबर Q इंटू E, यह है वैद्युत बल, ऊपर की ओर कार्य करे, है ना। अगर ये दोनों बल परिमाण में कैसे हों, बराबर, दिशा में कैसे हैं, विपरीत, तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और जब ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो कण पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, 0। जब नेट बल 0 हो जाएगा तो कैसी स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, है ना। तो ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम आवेशित कण को संतुलन की अवस्था में हवा में क्या कर सकते हैं, लटका सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, उस कण पर दो बल लगने चाहिए, एक बल तो होगा उस कण का भार और एक बल होगा वैद्युत बल। दोनों ही परस्पर परिमाण में कैसे हों, बराबर हों, दिशा में कैसे हों, विपरीत हों, तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और उस अवस्था में उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, 0। जब नेट बल 0 होगा तो संतुलन की स्थिति के कारण वो आसानी से वैद्युत क्षेत्र में लटका रहेगा। अच्छा, इस सवाल में वो कह रहा है कि 4.8 × 10⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 × 10⁻16 कूलम का आवेश है। ठीक है, यह कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच में विराम अवस्था में लटका हुआ है मतलब ये स्थिति है। प्लेटों के बीच की दूरी करें 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इसको तुरंत मीटर में बदलो तो 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी हो गई d, इसे d से लिख सकते हैं। तो दूरी d का मान हो गया 10⁻2 मीटर। तो अब वो कह रहे हैं अपन से g बराबर भी दे दिया हमने, कितना दिया, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर v बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो हमें पता है कि संतुलन की अवस्था में, काय में बेटा, संतुलन की अवस्था में QE का मान m × g के बराबर होगा। संतुलन की अवस्था में QE का मान m × g के क्या होगा, बराबर होगा। Q क्या है, कण का आवेश, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास Q कण का आवेश दिया हुआ है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास नहीं है। M क्या है, कण का द्रव्यमान हमारे पास है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण भी हमारे पास है। लेकिन भैया हमें V निकालना है, V विभवांतर। हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर V में संबंध है E बराबर V/d। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर V में संबंध क्या है, E बराबर V/d। इसको अपन यहाँ पर पुट कर दे रहे, तो E का मान क्या आ जाएगा, V/d इक्वल टू क्या हो जाएगा, m × g। तब दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर हमें चाहिए। विभवांतर V बराबर हो जाएगा m × g × d अपॉन में q। यहां से m का मान 4.8 × 10⁻12, g का मान 10, d का मान 10⁻2 और q का मान कितना है, 2.4 × 10⁻16। ये हो गई वैल्यू पुट। 2.4 से 4.8 कटेगा बेटा 2 बार, ठीक है। बस 2 × 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20
गुणा 10 की घात -12 ये है, 10 की घात -2 ये है, -12 -2 -14 हो जाएगा, 10 की घात -14। नीचे है बेटा 10 की घात -16। क्लियर है? जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक हाथ में प्लस की हो जाएंगी पावर, 16 प्लस की हो जाएंगी, 14 माइनस की, तो घट के 2 घात में प्लस की बचेंगी। आप लिख सकते हो 20 × 10 की घात 2 वोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो 2000 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना आ गया? प्लेटों के बीच का विभवांतर आ गया भैया 2000 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आया आपको? अगला सवाल देखो, 33वें नंबर का सवाल, ये 32वें नंबर का था बेटा, हम आपको 33वें नंबर का सवाल करवा रहे हैं। तैंतीसवें नंबर का सवाल, दो प्लेटों के मध्य का विभवांतर 600 वोल्ट है। दो प्लेटें हैं, जो हो गई 2 प्लेटें, हमें दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर दिया है, विभवांतर भी बराबर कितना है? 600 वोल्ट। दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच की हमें दूरी दी है, दूरी कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखें तो 2 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब कह रहे हैं कि एक प्रयोग में पाया जाता है कि 1.96 × 10 की घात -12 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ऋण आवेशित कण दोनों प्लेटों के बीच में स्थिर अवस्था में रहता है। दोनों प्लेटों के बीच में एक कण जो है बेटा वो स्थिर अवस्था में है। कण का द्रव्यमान कितना दिया? m बराबर 1.96 × 10 की घात -12 ग्राम द्रव्यमान का जो कण है और ऋण आवेशित कण है। कैसा है बेटा? ऋण आवेशित कण, वो जो है प्लेटों के मध्य स्थिर अवस्था में है। ठीक है, पहले पॉइंट में कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, और दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कण पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। पहला पॉइंट सॉल्व करा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। देखो यार, हमें दोनों प्लेटों के बीच का क्या दिया? विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच की क्या दी? दूरी। भी है, डी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यानी वो चूंकि दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होगा बेटा V/d। बोलो V कितना है? 600। D कितना है? 2 × 10 की घात -2। ये कटेगा तुम्हारा 312, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। E बराबर कितना हो जाएगा? 300 × 10 की घात 2 वोल्ट प्रति मीटर। 2 जीरो हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 × 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर भी इसको अपन लिख सकते हैं। 3 × 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। एक बात पे जरा ध्यान दो, आपको हमने अभी बताया था कि किसी भी वस्तु का भार कहां काम करेगा? नीचे की ओर। तो भार तो नीचे क्यों लगेगा? अब अगर हमें इस कण को संतुलन की अवस्था में रखना है तो इस पर बल कहां क्यों लगना चाहिए? इस पर बल ऊपर क्यों लगना चाहिए? वैद्युत बल कहां लगना चाहिए? ऊपर की ओर। F बराबर
QE। ठीक है, हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि धन आवेशित कण जो होता है उस पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेशित कण पर बल लगता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में। चूंकि हमारा कण कैसा है, ऋण आवेशित है ना, तो उस पर बल कहां लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर लेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेंगे नीचे की ओर। कहां की ओर लेंगे, नीचे की ओर। तब उस पर बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि उसके भार के विपरीत लगेगा। अब बताओ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे रखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली प्लेट को हम धनावेशित रखेंगे, नीचे वाली प्लेट को हम ऋणावेशित रखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी, बल कहां लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर हुआ। तो सेकंड पॉइंट में कण पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक बात और सुनो, अगर कोई वस्तु धन आवेशित है, क्या है, धन आवेशित, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी मानी जाएगी। क्योंकि धनावेश कैसे आता है, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से उस पर क्या आता है, धनावेश आता है। तो अगर कोई वस्तु धनावेशित है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। क्योंकि ऋणावेश कैसे आता है, बाहर से जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो अगर उस पर क्या है, ऋणावेश है, तो उस इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही निकालनी है क्योंकि हमारा कण कैसा है, ऋणावेशित है। चूंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में सूत्र क्या होता है, QE का मान M×G के बराबर होता है। आप हमसे पूछ सकते हो, सर आपने ये सूत्र क्यों लिखा। देखो बेटा, ऐसा है, हमें जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो एक ही सूत्र हमारे पास है, Q बराबर NE। Q बराबर NE। यहां Q है कण का आवेश, N है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तब ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या होगा, Q/E। इस सूत्र से हम N को तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन हमें Q की आवश्यकता पड़ रही, और Q को निकालने के लिए हमने इस सूत्र का यूज किया, QE बराबर mg। क्लियर है। यहां से आप Q का मान निकालो, तो Q का मान क्या आएगा, mg/E। Q बराबर बोलो, m का मान कितना है, 1.96 × 10⁻⁻12। G का मान कितना है, 9.8 ही ले रहे, अपॉन में E का मान कितना निकला, 3 × 10⁴ ये निकला। इसको जरा कैलकुलेट करो, 1.96 मल्टीप्लाई करना है 9.8 से, है ना, 19.2 आ रहा, इसमें भाग दे रहा अपन लोग 3 से। Q का मान आ रहा बेटा 6.40 × 10⁻, माइनस के 12 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी नीचे है 10⁴ प्लस की, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो जाएगी माइनस के 16। Q का मान, आवेश का मान क्या में लिखेंगे, कूलाम में। Q का मान उठा के यहाँ लगाओ, कितना है 6.4 × 10⁻⁻16। पूरे के बड़े इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलो, 1.6 × 10⁻⁻19। N बराबर, भैया इसको सॉल्व करना है, 16 × 4 = 64,
तो 4 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर माइनस के 16 है, नीचे माइनस के 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 घातें बचेंगी। तो इलेक्ट्रॉन, उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, 4 गुणा 10 की घात 3, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। मिस्टेक हो गई क्या कहीं? पावर देखो, एक सेकंड, ये देखो बेटा, ये मिस्टेक कर दी, ये ग्राम में है, ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। अगर इसको किलोग्राम में ले आओगे तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 15 हो जाएगा, काय में, किलोग्राम में, यानी कि यहाँ पे 15 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, ऐसे ये ऊपर है तो 19 से 19 कट हो जाएगा, तो ये आपके केवल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है? आया समझ में? ठीक। 34वें नंबर का भी सवाल देखो, लास्ट सवाल ये करवा रहा है आपके लिए। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 4 गुणा 10 की घात 10 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। ठीक है, बूंद के आवेश की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। ये सवाल भी बेटा इसी टाइप का है ना, ध्यान देना। फिर से हमारी बूंद कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। ये सवाल भी संतुलन की अवस्था पर ही आधारित है। 500 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद है। पानी की बूंद कितनी है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद है, वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है। हमें उसके आवेश के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वही बात बोलो, चूंकि बूंद के संतुलन की अवस्था में QE का जो मान है वो M इंटू जी के क्या होगा, बराबर होगा। वैद्युत बल का मान बूंद के भार के क्या होगा, बराबर होगा। Q है बूंद का आवेश, इसकी हमें गणना करनी है। E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैल्यू हमारे पास है। G है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू हमारे पास है। 9.8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। अब समस्या आ रही M की। M मतलब बूंद का द्रव्यमान। हमारे पास बूंद का द्रव्यमान नहीं है, बूंद की त्रिज्या तो है, बूंद का द्रव्यमान नहीं है। अब हमें सबसे पहले बूंद का द्रव्यमान चाहिए, बूंद का द्रव्यमान चाहिए। भैया तुम्हें पता होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। बूंद जो है वो एक गोले के तुल्य होगी, गोले के जैसे। अगर बूंद एक गोले के जैसी है तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 πr3, ये उसका आयतन होगा। और घनत्व डीजे होगा। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करके पहले द्रव्यमान निकाल लो। बूंद का द्रव्यमान M बराबर 4/3 अपनी जगह ठीक है, पाई का मान 3.14 ठीक है। बूंद की त्रिज्या कितनी दी, सेंटीमीटर में दी, इसको मीटर में मतलब 10 की घात -6 हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में 10 की घात -6। इसका होल क्यू करो तो होल क्यू हो गया। अब बूंद का घनत्व कितना होगा, जल का घनत्व आपको पता होना चाहिए। जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व D बराबर होता है भैया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन यार हमें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चाहिए है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। ध्यान दो, एक ऊपर लिखा है ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में ले जाएंगे तो उसकी -3 आएगा, ठीक है। नीचे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं मीटर क्यूब में ले जाना है। ध्यान दो जरा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर। अगर हम इस तरफ का क्यू करेंगे तो इस तरफ का भी क्यू होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर कितना निकलेगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यू निकलेगा। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर क्यू को मीटर क्यू में ले जाना है तो 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर के नीचे लिखा है, नीचे गुणा होगा 10⁻6, ये ऊपर जाके फिर कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻³ आ जाएगा, मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आप इसको केवल 10 की घात क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। 10 की घात क्या लिख सकते हो? 3, है ना? आपको समझ में आया? तो द्रव्यमान m बराबर बोलो, कैलकुलेट करो इसको। 4 में गुणा करना है 3.14 से, इसको डिवाइड करना है अपन को 3 से, तो ये आ रहा है 4.18। अब पावर सॉल्व करो भैया, घातों का आपस में क्या होगा? गुणा। 10⁻⁻6 पे होल पावर 3 है, तो 3 के अंदर गुणा होगा 6 × 3 = 18, तो -18 हो गई, प्लस की 3 है, 18 में से 3 घटा दो तो -15 बचेंगी, 10⁻⁻15। ये इसका द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में। चलो यहां पर रखें। तब बूंद का आवेश Q बराबर होगा m×G / E। m कितना है? 4.18 × 10⁻⁻15। G का मान 9.8 रख दें। E का मान कितना है? 500। Q का मान निकालो। यह आ रहा है 0.0820 into 10⁻⁻15। Q का मान 8.20 into 10⁻2 पावर बढ़ा, आगे इसका ले 10⁻⁻17 हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। ये है बूंद का उपस्थित आवेश का मान। बेटा हमने आपको 3 वीडियोस दिए हैं जो वैद्युत विभव तथा विभवांतर वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। अगर आपको हमारे द्वारा भेजे गए न्यूमेरिकल में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है या आपके पास कोई वीडियो बुक है, उस बुक के कोई न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर के नहीं आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन की क्लिप भेज दो, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे, है ना। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपका हो तो आप हमें केवल न्यूमेरिकल को भेज दो, किसी भी बुक का हो तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। हमने 3 वीडियो दिए हैं आपको ये इसके, है ना। अब आप लोग ट्राई करना, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट्स में लिख के देना या व्हाट्सएप पे लिख के देना या डायरेक्टली हमें फ़ोन करके बताना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।